नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि देश में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिल रही है, जिसके चलते देश के कई राज्यों में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी भी संकट पूरी तरीके से टला नहीं है। इस महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े पर। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से लगातार केंद्र सरकार पर आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगता रहा। वहीं एक विदेशी मैगजीन ने अपने लेख में दावा किया कि भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 5 से 7 गुना ज्यादा है, जिसे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गलत करार दिया। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। देश में कोरोना का संकट लगातार जारी है। इसी संकट में लोगों की मुश्किलें भारी हैं। लाखों लोगों ने जान गंवाई, कईयों ने अपनों को खोया, कई लोगों के सपनों पर पानी फिर गया, तो कई लोगों के रोजगार छिन गए। इन सब के बीच देश में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट जरूर आई है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि मरीजों में कमी आने के बाद कई राज्यों में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर कई राज्यों ने राहत का ऐलान किया है। महामारी से प्रभावित दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु समेत तमाम राज्यों में कई प्रतिबंधों में लोगों को छूट दी गई है। कोरोना से अभी भी संकट पूरी तरीके से टला नहीं है। इसी बीच लंबे वक्त के बाद दिल्ली में तीसरे चरण की अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत आज से सभी दुकानें, मॉल्स, साप्ताहिक बाजार, धार्मिक स्थल और 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। बाल कटने के बाद अपनी शक्ल जो है दोबारा पहचान में आएगी। अच्छा है, पर सारी सावधानी लेने की जरूरत है। अभी जो है ऐसा नहीं कि कोविड चला गया है। हम लोगों को सबको ध्यान में रखना है कि अपना मास्क पहनना है और जो दूरी बनाने का काम चालू, नहीं तो फिर आ जाएगा ये। वहीं देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर कुछ हद तक कम जरूर हुआ है, लेकिन इस महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही अब बड़ा सवाल ये है कि कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े पर विपक्ष ने लगातार केंद्र सरकार पर आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया है, और वहीं विदेशी मैगजीन ने भी इसको लेकर दावा किया है। दरअसल भारत में पिछले 2 महीनों में औसतन हर दिन तकरीबन 2000 लोगों की जान गई है, लेकिन कई लोग ये दावा करते रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। इसमें कई राज्यों ने हाल ही में पुरानी मौतों को जब अपने रिकॉर्ड में जोड़ा तो इससे संदेह और ज्यादा गहरा गया। अब एक विदेशी मैगजीन ने अपने लेख में ये दावा कर दिया है कि भारत में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 5 से 7 गुना ज्यादा हो सकता है। हालांकि कोरोना से मौतों के आंकड़े का असली सच क्या है, अनलॉक की प्रक्रिया अभी कितनी सही है, क्या जितनी मौतें बताई गई हैं आंकड़ा उससे कई गुना ज्यादा है, या फिर मौत के आंकड़े पर बढ़ा चढ़ाकर दावे किए जा रहे हैं। इन सब सवालों पर एक बड़ा टकराव हो रहा है। न्यूज डेस्क, एएनबी न्यूज। तो आंकड़ों का खेल जारी है। इसके ऊपर एक दूसरे पर आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब विदेशी मैगजीन का यह दावा सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। हालांकि सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो मापदंड मैगजीन ने इसको लेकर रखे हैं वो किसी क्षेत्र या देश में हुई मौतों का आकलन करने के लिए काफी नहीं है। और इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए राहुल आनंद जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। राकेश सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले राहुल आनंद जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा। 5 से 7 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं देश में। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा था, अब विदेशी जो मैगजीन है वो भी सवाल उठा रही है सर। देखिए, जो मौतों का जो आंकड़ा सरकार ने प्रस्तुत किया है
वो आंकड़ा राज्यों के द्वारा दिए गए आंकड़ों के हिसाब से प्रस्तुत किया गया है। और रही बात अपनी विपक्ष की, तो विपक्ष ऐसे भी वो ज्यादा बताते हैं, बढ़ चढ़कर बातों को बताते हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात से जरूर सहमत हूँ कि जो आंकड़े हैं उसमें थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस जरूर हो सकता है, क्योंकि जब किसी सर थोड़ा नहीं, 5 राज्य से में 7 गुना ज्यादा का दावा किया गया है, 5 से 7 गुना ज्यादा। यानी कि हर रोज जब 2000 लोगों की जान हो रही थी, जान जा रही थी, उनका दावा है कि 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही थी। देखिए, जो प्रदेश मौत के आंकड़े को जो देते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से आते हैं सब जी। जगह। लेकिन अगर आप देख लें, सरकार की बात करते हैं कि सरकार ने आंकड़े छुपाए हैं, तो अगर आप महाराष्ट्र देख लें, महाराष्ट्र में अब तक 1,08,000 लोगों की मौतों का आंकड़ा आया है, तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा त्रस्त था। तो इसका मतलब महाराष्ट्र सरकार ने छुपाया। लेकिन मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो भारत सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं मैं उसी पे अपनी बातों को रखूंगा। और भारत सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उस पे 3,71,000 प्लस माइनस 500-600 के आसपास का है। तो हो सकता है कि जब तक ये आंकड़े जारी किए गए हैं उसके पहले, उसके बाद, माफ कीजिएगा, उसके बाद जो आंकड़े आए हो वो उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये कहना गलत है। और जो 24 लाख 25 लाख के लिए राहुल गांधी जी जो ट्वीट कर रहे हैं लगातार कि इतने मौतें हुए हैं, इतने मौतें हुए हैं, इसको कल की भी एक मीडिया ने इसको खारिज किया था कि राहुल गांधी की बात में और वास्तविकता में काफी अंतर है जो मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना होगा और विदेशी पत्रकारों से कम अपने पत्रकारों पे और अपने देश के जो मौत के जो आंकड़ों का जो इकट्ठा करते हैं वो प्रक्रिया पे ज्यादा ध्यान देना होगा। नहीं नहीं, देखिए सर, देखने तो इसलिए पड़ता है ना कि जब अब टाइम्स मैगजीन में प्रधानमंत्री मोदी का पहले फोटो आता था, बड़ी तारीफ होती थी। अब जो फोटो आ रहा है उस पर कोई इसी तरह की कोई बात नहीं हो रही, आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विदेशी उस पर नहीं जाइए। बहरहाल राकेश सिंह यादव जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, आंकड़ों को खारिज कर रही है सरकार की, जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे खारिज कर रही है। देखिए, जो भी सरकार के दावे हैं बोगस और फर्जी हैं और आंकड़े भी फर्जी हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि 2024 के चुनाव के पहले मुआवजा बांटने की एक प्रक्रिया शुरू होने वाली है जी। और इसकी वजह से जहां भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां आंकड़े काफी कम किए गए हैं। मेरे मित्र अभी बोल रहे थे महाराष्ट्र में आंकड़े कम है। महाराष्ट्र में अगर कम आंकड़े होते तो इतने आंकड़े नहीं आते। आप आंकड़ों की वहां संख्या देखिए। वहीं आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हैं, शमशानों में लाइन लगी थी, जहाँ 50 लोग मर रहे थे, वहां सरकारी आंकड़े 4 थे। यही हाल हर प्रदेश में। वजह एक ही है कि मुआवजे की राशि कैसे बचाना है। 2020 में केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा कोविड पीड़ित को, कोविड से अगर कोई मृत्यु होती है तो। और तत्काल उस आदेश को थोड़ी देर बाद वापस करके फिर से आदेश जारी करा कि उसमें 4 लाख मुआवजा का जिक्र नहीं था। लेकिन वो जो पहला आदेश था उसको समाप्त नहीं करा, वो अपनी। ठीक है सर, मैं आपका कमेंट पूरा करवाऊंगा, लेकिन राकेश जी एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, बहुत जल्दी हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश सिंह यादव का एक बार फिर से रुख में करना चाहूंगा। सर, अपना कमेंट आप पूरा कीजिएगा, लेकिन सवाल ये भी होगा कि उन्होंने कहा कि अगर आंकड़ों में किसी तरह की कमी है, किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है, तो सबसे ज्यादा पीड़ित महाराष्ट्र रहा, तो यकीनन वहां के आंकड़े भी फिर सबसे ज्यादा होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस का शासन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, मृत्यु एक सच है। और अगर मृत्यु कोई भी सरकार छुपाती है तो उससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता, यकीनन। तो ये जवाबदारी आज केंद्र सरकार की है। मुआवजा बांटने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। WHO से लोन उन्होंने लिया है, WHO से सहायता उन्होंने ली है। तो आज अगर आप पीड़ितों को मुआवजा देंगे, राज्यों को भी देंगे, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही संख्या का आकलन करें। लेकिन केंद्र सरकार स्वयं बोल रही है कि आंकड़े ऐसे नहीं है। विदेशी पत्रकार उजागर कर रहे हैं, विदेशी मीडिया उजागर कर रहा है, देश के मीडिया ने भी बताया लाशों का ढेर लगा है गंगा के किनारे। आज भी पेपरों में, आज भी मीडिया में कि अनेक लाशें गड्ढा खोद के फिर गाड़ी गई गंगा के किनारे। तो इनकी गिनती कौन करेगा? नहीं, राकेश जी, राहुल जी भी कुछ कहेंगे इस पर, लेकिन एक सवाल मेरा होगा राकेश जी कि आखिरकार चाहे कोई नेता दावा कर रहा हो या कोई मैगजीन या फिर कोई चैनल दावा कर रहा हो, आधार क्या? हालांकि तस्वीरें हमने भी दिखाई हैं कि किस तरीके से शमशान घाटों के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें थी, लेकिन मौजूदा स्थिति में जब सरकार ही मानने को तैयार नहीं, तो फिर उसको माने कैसे? मेरा यही कहना है कि अगर कोई भी सरकार इतनी असंवेदनशील है कि मुआवजे की वजह से सिर्फ वो संख्या नहीं बताना चाह रही, तो ये जघन्य अपराध है। जनता ने आज भुगता है। शमशान में लाइनें लगी हैं, टोकन बटे हैं, हर दूसरे तीसरे घर में एक मौत हुई है। और आप अगर आंकड़े ये बताते हैं कि किसी शमशान में सिर्फ अगर 100 शव जले हैं और आप बोलते हैं 4 हैं, तो ये अपने आप में अपराध है। और इसके लिए न्यायालय में जाना चाहिए। न्याय के लिए सभी लोगों को जाना चाहिए। अगर कोई भी सरकार सही आंकड़े नहीं बताती है और कम आंकड़ों पे मुआवजा बांटती है, तो निश्चित तौर पर इसलिए संघर्ष कांग्रेस भी करेगी। एक कमेंट और इस बात पे कि क्या आपको लगता है कि जो दावा किया जा रहा है विदेशी मैगजीन के द्वारा वो ठीक है? आप उसके साथ सहमति जताते हैं? 100% सच है। हमारे देश में तो फिर भी स्वतंत्रता नहीं है। आज ये स्थिति हो गई है कि जो रेटिंग हमारा रहता था कि भारत एक स्वतंत्र देश है, आज उसको स्वतंत्र नहीं माना जाता। तो आपके विचार यहाँ व्यक्त ही नहीं कर सकते, आप सच बता ही नहीं सकते। हर व्यक्ति कोई दबाव में, हर संस्थाएं दबाव में, वैधानिक संस्थाएं दबाव में। ठीक है राहुल जी, आप इनकी बात का जवाब भी देंगे, लेकिन साथ में एक सवाल ये भी होगा कि जो आंकड़े सरकार ने दिए और उसके बाद फिर जब उनमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ 6 राज्यों में बीते कुछ दिनों में जो संशोधन हुआ है, 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत प्लस की गई। 20,000 से ज्यादा सर, सिर्फ 6 राज्यों में। देखिए मुझे एक सबसे अहम बात यह है कि मैंने आपको अपने प्रारंभिक शब्दों में एक बहुत अहम बात कही थी, जिसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जो आंकड़े आते हैं, अगर आंकड़ों को आने में अगर हो जाता है तब ही वो प्रकाशित होने से पहले, क्योंकि हर 24 घंटे में आंकड़े को अपडेट किया जाता है जी। लेकिन मैं इस बात से भी आपके सहमत हूँ, थोड़ी मोड़ी संख्या जरूर बढ़ेगी, लेकिन जो कयासें लगाई जा रही है वो चीज गलत है। और मैं कांग्रेस के तो बड़े भाई हमारे पास बैठे हैं, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं, क्योंकि उनको हर बातों में विदेशी मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने एक बात कही कि सारी संस्था यहाँ पे दबाव में है मोदी सरकार में, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये अभिव्यक्ति की आजादी की जो ये बात करते हैं, आज हर कोई अभिव्यक्ति की आजादी का नाजायज फायदा उठा रहा है। ये क्या यहाँ देखने लायक नहीं है? क्या ये सरकार यहाँ नहीं देख रही है कि अभिव्यक्ति का आजादी का ये गलत फायदा उठाकर गलत बातें भी बात करते हैं? इसलिए बोलने की आजादी है, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है विरोध करना। और मैं शुरू से इस बात को उठाता आया हूँ कि आप विरोध करिए, आप विरोध मोदी सरकार का करिए, लेकिन आप विरोध देश के लोगों का मत कीजिए। आज हमारे सांसद, हमारे मुख्यमंत्री जनता के बीच में रहकर संबोधित कर रहे हैं और इस लड़ाई से बाहर निकले हैं, तो एक बहुत बड़ा लेकिन है। और आप क्या संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों आखिरकार? क्या इन आंकड़ों को छिपाने की वजह ये जो मुआवजा दिया जाना था ये था, या फिर सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती थी, इस वजह से आंकड़ों को सामने नहीं आने दिया गया? चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी सरकार हो। देखिए, हर 10 लाख आबादी पे 800 कुछ मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं, 700 कुछ मौतें। ठीक है राहुल जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं आपका कमेंट पूरा करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन साथ में चर्चा वही कि किस तरीके से जो आंकड़ों के साथ खेल चल रहा है, उसको लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं और उसको लेकर जो दावा किया जा रहा है सरकार का, उन तमाम चीजों को लेकर। राहुल जी, अपनी बात आप पूरी कर रहे थे, लेकिन साथ में एक सवाल यह भी कि दिल्ली में आंकड़ों को लेकर सवाल आपने भी उठाए थे सर। देखिए प्रमोद जी, मैंने एक बात बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया है, जिससे मैंने ये बात बताया था कि वोटों के आंकड़े में थोड़े मोड़े हो सकते हैं बदलाव, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और जो आपकी बात बताई कि 20,000 आंकड़े बढ़ गए थे, तो वो बढ़े तब थे कि जब पुराने आंकड़ों को अपडेट किया गया था, तब ये आंकड़े बढ़े थे। और सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ही निष्ठापूर्वक कर रही है। सरकार पैसे देने में किसी को कोताही नहीं कर रही है, चाहे वो बिहार की हो। बिहार सरकार ने भी एक सर्कुलर लाया था जिसमें कहा गया था कि जो भी कोविड से मरे हैं उनको पैसे दिए जाएंगे। तो सरकार अपना दायित्व निभा रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये बीमारी नहीं थी, ये एक महामारी थी। और हमारे देश की आबादी के अनुपात पे अगर देखा जाए तो मौतें कम हुई है, ये भी एक सही बात है और ये सराहने वाली बात है। और इसका श्रेय जाता है आप जैसे मीडिया के लोगों को भी जाता है, क्योंकि आपने बात जगह जगह पे लोगों को जागरूक किया था। सरकार का भी जाता है और लोगों का भी जाता है, जिसने जागरूकता के साथ अपने कर्तव्यों का समझा था और घर में बंद हुए थे। और मौतें जो हुई है उसको जो दिखाया गया, जो शमशान घाटी दिखाई गई, वो 2018 की भी अगर आप आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति थी। उस समय भी मौतें होती थी और लाशें जलाने के लिए वही शमशान घाट पर जाया करती थी जी। लेकिन अभी की जो वास्तविकता है, जो विदेशी मीडिया का जो ज्यादा तर्क दिया जाता है और विदेशी मीडिया पे ही ज्यादा भरोसा दिखाया जाता है, ये गलत है। आप अपने सरकार के साथ रहिए, सरकार के साथ लड़िए, सरकार की आलोचना कीजिए और सरकार से प्रश्न कीजिए कि ये चीज है, ऐसे होना चाहिए। अगर जो बीजेपी गैर बीजेपी शासित प्रदेश है, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, अन्य राज्य हो गए, राहुल जी देखिए जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश में 2.5-3 लाख लोगों की मौत हुई है इस दूसरी वेव में, उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने और भी अगर हम बाकी राज्यों की हम बात करें तो वहां पर भी विपक्ष सवाल उठाता रहा है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सवाल उठाए, दिल्ली में आप लोगों ने सवाल उठाए, तो सवाल तो उठते रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि इनकी जांच होनी चाहिए? मैं इस पर आपका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल आनंद जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा।
सवाल बिहार में भी उठे सर, वहां पर भी जांच की मांग की गई। क्या लग रहा है कि एक बार फिर से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई क्या है वो सामने आ सके? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आंकड़ों का जो सत्यापन करना है, उसको सत्यापन करने का आधार जो होना चाहिए वो एक सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरी एक बात यह है कि जो गैर भाजपा प्रदेश हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, इनके मौत के आंकड़ों का टैली जो सरकार के पास गया है, केंद्र सरकार के पास, उनसे टैली करा लेना चाहिए। अगर ये मैच कर जाती है तो यकीनन सारे प्रदेशों की मैच कर जाएंगी। यहीं से आप पकड़ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। और जहां तक बिहार की बात है तो बिहार में भी ये बातें जरूर जोर शोर से उठी है। और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो पुराने आंकड़े हैं, नए आंकड़ों को उसमें जोड़ने में जो विलंब हुआ है उसकी वजह से उन आंकड़ों को नहीं दिखाया गया है। लेकिन जिसके लोग मरे हैं उसका उनके पास डेथ सर्टिफिकेट है, कोविड से जो मरे हैं सबको मुआवजा मिल रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, आंकड़ों को लेकर जो बड़ी बड़ी संदेह है वो थोड़े मोड़े लेकिन ये संशोधन तब हुआ जब विवाद हुआ, जब जांच की मांग हुई, ऑडिट की मांग हुई। देखिए, ये जो आपने जो मुद्दा बताया ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी मुद्दा है। लेकिन इसमें मांग विपक्ष की तरफ से होने के पहले ही सरकार इस पे कार्य कर रही थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनके नाम नहीं जुड़े हुए थे, उनको नाम जुड़वाने के लिए उन्होंने आवेदन भी डीएम के पास दिए थे। तो जब आंकड़े जब जमा होंगे, आवेदन जब जमा होंगे और लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है यानी कि आप और आपके माध्यम से जब ये बातें प्रकाश में आई हैं तो सरकार ने इस पे स्वतः और बहुत तेजी से संज्ञान लिया है। और वो पहले ही ले चुकी थी। और जो मंगल पांडे जी ने इस स्थिति को स्पष्ट किया था, ये कहना कि हमने पुराने आंकड़ों के अनुसार अपने आंकड़ों को जारी किया है, नए आंकड़े जुड़ने हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा था। तब तक मीडिया में बातें आ चुकी थी और तेजी से उन आंकड़ों को रिफ्रेश करके अभी भी बहरहाल अभी भी जो विपक्ष जांच की मांग तो कर ही रहा है। लेकिन राकेश जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में आपने बहुत बड़ा दावा किया। आपने कहा कि 2-3 महीनों के अंदर ही पहली वेव से कहीं ज्यादा मौतें हुई, 2 से 2.5 लाख लोगों की मौत का दावा आप लोगों ने कर दिया। नहीं, लगभग 1,30,000 से ज्यादा मौतों का दावा किया है मध्य प्रदेश में, और उससे ज्यादा ही मौतें हुई हैं। नहीं, 1,30,000 तो आप कोरोना का बता रहे हो, आप टोटल आपने जो डेथ का रेशियो बताया। हाँ, नहीं, मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ जी। मैं जो 2 महीने की बात कर रहा हूँ, अप्रैल, मई और इधर जून तक जो चल रहा है, तो जो परिस्थिति बनी है मार्च, अप्रैल, मई में, वहां जबरदस्त रूप से मौतों के आंकड़ों को छुपाया गया जी। तो इसकी मूल वजह यह है कि जो सेकंड वेव आई है, इसके लिए पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। अगर वो अलर्ट रहते हैं, अगर वो कोई कार्रवाई करते जी, उन्होंने निर्णय लिए होते, तो आज देश में लाशों के अंबार नहीं लगते। बिल्कुल। उनकी वजह से, उनकी चूक की वजह से बीच में वैक्सीनेशन का काम राज्यों पे ढोल दिया जी। बाद में आके भाषण देते हैं कि फ्री में वैक्सीन लगेगी जी। लेकिन कोई फ्री में वैक्सीन नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में लग रही है, आपने प्राइवेट हॉस्पिटलों को रेट घोषित करे, जबकि उनके खुद के भाषण में वो बोल रहे हैं कि मैं ये घोषणा करने आया हूं कि फ्री में वैक्सीन लगेगी, सिर्फ 150 रुपए सर्विस चार्ज लगेगा। साथ में ये नहीं बताया कि 1200 रुपए की वैक्सीन लेना पड़ेगी, 800 रुपए की वैक्सीन लेना पड़ेगी। तो ये देश को भ्रम में डालना, झूठ बोलना, ये 7 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, 7 साल से वो किसका जवाब ठीक है राकेश जी, आपका कमेंट पूरा करवाऊंगा, उसके बाद राहुल आनंद जी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है तुसी, थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। तुहानू
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। राकेश जी, रुको, एक बार फिर से आपका करना चाहूंगा। आप अपना कमेंट भी सर पूरा कीजिएगा, लेकिन देश की बुराई करने लगे आप, सरकार की बुराई करते करते। ऐसी तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिए, काफी विवाद हुआ। देखिए, जो कमलनाथ जी ने बयान दिया था, उस बयान की वजह से भारत बदनाम होने से बचा है। WHO ने 29 अप्रैल को यह घोषित कर दिया था कि इंडियन वेरिएंट है। जब कमलनाथ जी ने बयान दिया, पूरा हल्ला मचा देश में। फिर विदेश मंत्रालय ने आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद उसको डेल्टा वेरिएंट नाम दिया गया। जो सरकार का काम था वो कमलनाथ जी ने करा, वो देश को बदनाम होने से बचाया। क्योंकि विदेशों में ये बोलने लग गए थे कि इंडियन वेरिएंट है, सब जगह मीडिया में आने लग गया था, और यहाँ तक के लोगों को रोक दिया था कि विदेश नहीं आने देंगे क्योंकि ये इंडियन वेरिएंट बहुत खतरनाक है। बाद में WHO ने डेल्टा वेरिएंट नाम दिया। तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कमलनाथ जी को। जो सरकार नहीं कर सकी वो कमलनाथ जी ने करा। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी जो अपना दावा करते हैं कि हम वैक्सीन फ्री में दे रहे थे, अब राज्यों को जरूरत नहीं है, उस दिन सिर्फ इतना मुद्दा था कि 250 रुपए को 150 रुपए करना था। लेकिन ये नहीं बताया कि जो वैक्सीन की कीमत है वो आपको पे करना है प्राइवेट अस्पतालों में। सरकारी में तो आप पहले से ही फ्री में लग रही थी। तो ऐसी कौन सी घोषणा थी? तो देश को ऐसा भ्रम में डालना, देश को झूठ में बोलना, और फिर देश को ये बोलना कि आप भारत माता की जय बोलो जी, आप देशद्रोही हो अगर कुछ बोलते हो। तो आपने करा क्या देश के लिए? आपने कोरोना की सेकंड वेव से बचाने के लिए क्या करा है? कुछ नहीं करा। आपने टोकन बंटवाए शमशान में, लाशों के ढेर लगवाए। तो ये तो बोलने में आएगा, जनता की आवाज है। रिश्वत देनी पड़ गई। हमने लखनऊ में तस्वीरें देखी, हमने गाजीपुर में तस्वीरें देखी। उस टोकन के लिए भी लोगों को रिश्वत देनी पड़ी अपने लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए। वो तस्वीरें भी हमने देखी। बहरहाल राहुल आनंद जी का मैं रुख करना चाहूंगा, आपकी बातों का जवाब वो देना चाह रहे हैं। राहुल जी, हर दावे में भ्रम है, हर दावे में भ्रम है। देखिए, सबसे अहम बात यह है, जो पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं उनको भी वास्तविकता का अनुभव है जी। वो सीनियर पर्सन है, लेकिन वो बातों को अभी भी भ्रम के माध्यम से फैला रहे हैं जी। इन्होंने कहा कि पीएम ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। पीएम ने जनवरी से लेकर मार्च को 17 मार्च तक पीएम ने बैठक की, और बैठक में बताया कि आपको जो कोरोना का जो सेकंड स्टेज आ रहा है उससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और पीएम सर, आपका जवाब बीच में रोक रहा हूं आपको, लेकिन मैं एक सवाल ये भी होगा कि आखिरकार सारी चीजें ठीक थी तो इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी, रुख में आपका करना चाहूंगा। सवाल ये होगा कि अगर तैयारी अच्छी ही थी तो इतने लोगों की जान चलेगी, इसका जिम्मेदार कौन? आखिरकार लोग ऑक्सीजन को तरस गए सर, ऐसे देश में जहां पर ऑक्सीजन प्रधान देश कहा जाता है भारत को, वहीं पर तरस गए। मुझे आपसे मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप मुझे 2 से 3 मिनट का समय दीजिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी करें। सबसे अहम बात यह है कि जो पीएम को जो जिम्मेदारी निभाने की जो बात की गई, जनवरी से लेकर मार्च तक उन्होंने बैठक की, और बैठक करके उन्होंने बार बार बताया कि आपको अब सतर्क रहने की आवश्यकता है, और ये राज्यों के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा सकते हैं, और राज्यों ने लगाया।
और दूसरी बात, जो वैक्सीन को लेकर जो बात की गई कि वैक्सीन में हमारे लिए पिछड़ गए, क्योंकि राज्यों की तरफ से आग्रह किया गया था कि आप हमें वैक्सीन लगाने की इजाजत दें, और वो जब फ्लॉप हुए तब केंद्र सरकार के पास राज्यों के पास से प्रपोजल गया। ये भी एक सच्चाई है जो मीडिया में प्रकाशित हुई थी। और जहां तक राकेश जी ने एक और बात कही कि प्राइवेट हॉस्पिटलों को आपने पैसे लेने के लिए छोड़ दिए, तो मैं उनको इस बात के लिए भरोसा दिलाना चाहूंगा कि हमने कब कहा, हमने दिया जरूर है, लेकिन ये आपके विवेक और आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप कहां जाकर लगाना चाहते हैं। हमने आपको एक सुविधा दिया है, हमने आपको एक बाईपास दिया है कि आप किस तरह से जाना चाहते हैं। सरकारी व्यवस्थाएं काफी अच्छे काम कर रही है, आप वहां जाकर लीजिए। मैं भी 18+ हूं, मैंने खुद सरकारी में लिया है वैक्सीन, मैंने अपने परिवार के सारे सदस्यों को भी दिलवाया है। तो ये निर्भर करता है। और जहां तक ऑक्सीजन की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा देश ऑक्सीजन प्रधान देश जरूर है और हमने उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई है, ये भी कठोर सत्य है। लेकिन हमें दिक्कतें कहां आई? हमें दिक्कत आई क्रायोजेनिक टैंकर को लेकर, जो टैंकर हमारे पास मौजूद ही नहीं थे, और एक ही बात सारे राज्यों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ गई। तो चूक यहाँ पर हुई थी, और जिसको हाथ में केंद्र ने लिया और जिसको हवाई जहाज और रेल मार्ग के द्वारा सबको सुनिश्चित कराया गया ऑक्सीजन को लेकर। लेकिन राहुल जी, एक बात मैं भी समझने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि तैयारियां जब सारी चीजें थी, आप कह रहे हैं कि हमारे पास टैंकर नहीं थे, अचानक से स्थिति बनी, तमाम राज्यों ने डिमांड करनी शुरू की, वो तस्वीरें भी हमने देखी। लेकिन आज जो स्थिति है वैक्सीन को लेकर, लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, आप कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में जाइए, वहां पर आपका विवेक से आप काम कीजिए, आप प्राइवेट अस्पतालों की जगह सरकारी अस्पतालों में जाइए। सर, प्राइवेट अस्पतालों में मिल रही है वैक्सीन, लेकिन अस्पतालों में, सरकारी में नहीं मिल रही है। देखिए, ये कहना गलत है। प्राइवेट हॉस्पिटलों को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी में नहीं जाना चाहते हैं, वो प्राइवेट की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनको हमने एक ऑप्शन दिया है। और हमने कभी ये नहीं कहा कि आप वहां जाकर लगवाइए। ठीक। और आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं वो अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं, वो अपने आप को कोविड नियम, कार वैक्सीनेशन, इन सब चीजों की वजह से वो ठीक वहां है, पे बिल्कुल जा रहे हैं। विकल्प के तौर पे आपने वो रास्ता दिया, किसी तरह का दबाव किसी के ऊपर नहीं है। राकेश जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और छोटे से हम ब्रेक पर जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश सिंह यादव जी, रुख में आपका करना चाहूंगा। वो तो तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने तमाम व्यवस्थाएं की, तमाम चीजों को बेहतर बनाया। ऑक्सीजन को लेकर उन्होंने बात कही, वैक्सीन को लेकर वो कह रहे हैं कि हमने विकल्प दिया, किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया। देखिए, वही तो शुरू करता हूँ जो मेरे मित्र ने बोला कि जनवरी से लेके मार्च तक मोदी जी मीटिंग कर रहे थे। इसका मतलब है कोरोना की तैयारी कर रहे थे। उनने पूरी भरपूर तैयारियां करी। उनको पता था कि विदेशों में ऑक्सीजन की जरूरत लग रही है सेकंड वेव में। अनेक यूरोपीय कंट्री में सेकंड वेव आ चुकी है और इतनी दवाइयां, इतने रेमडेसिविर, इतने इंजेक्शन, ये सब कुछ लगना है। अब 3 महीने मीटिंग करने के बाद अप्रैल में त्राईमान हो जाता है। प्रधानमंत्री जी हाथ खड़े कर देते हैं, मुख्यमंत्री हाथ खड़े कर देते हैं, हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। लोग दरवाजे पे, हॉस्पिटल के दरवाजों पे मर रहे हैं, ऑक्सीजन एक दूसरे से छीन रहे हैं, एक दूसरे के मुंह पे लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सो रहे हैं। ये कैसी तैयारी थी? ये आश्चर्यजनक तैयारी थी। बहुत साफ और स्पष्ट है कि एक पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए पूरे देश को कोरोना की गर्त में झोंक दिया। सिर्फ और सिर्फ ये बंगाल जीतना एक उद्देश्य था, लेकिन दुर्भाग्य से वहां भी चारों खाने चीत हो गए, वहां कुछ भी नहीं मिला। लेकिन पूरे देश में लाशों के अंबार लग गए। इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं, इसके जिम्मेदार अमित शाह हैं और वो सारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के भरोसे बैठ के भारत माता की जय करते रहे कि कोरोना अपने आप रुक जाएगा। कोई नतीजा नहीं मिला। देश को मिले सिर्फ लाशें मिली, लाशों के जी और दवाइयां नहीं मिली। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल। लेकिन राहुल जी एक बात और, मैं राहुल जी का मैं कमेंट करूं, लेकिन राकेश जी एक बात और मैं ये समझने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि आप पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, बाकी जगहों का आप जिक्र कर रहे हैं। चुनाव आप लोगों ने भी लड़ा सका, नेता आपके भी वहां पर रैलियां करने पहुंचे। और सिर्फ अब मैं पश्चिम बंगाल का जिक्र नहीं करूंगा, तमाम 5 राज्यों की मैं बात करूंगा। देखिए, निर्णय किसको करना था? देश का प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री को निर्णय करना था कि कोई भी रैली नहीं करेगा, सब वर्चुअल करेंगे, कोई प्रचार करने नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री उदाहरण प्रस्तुत करते, आदेश देते, उदाहरण तो छोड़िए आदेश देते कि कोई जाएगा तो जेल में डाल देंगे। आप ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, राहुल जी का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मुद्दा वही कि जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, वही अब विदेशी मैगजीन भी आरोप लगाने लगी है। उन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल जी हमारे साथ बने हुए, राकेश जी हमारे साथ बने हुए। राहुल आनंद जी, सवाल आपके पास मैं लेकर आना चाहूंगा। उन्होंने बात कही राकेश जी की, उनकी बात का सवाल भी, लेकिन साथ में यह भी कि देश में जिस तरह की स्थिति फिलहाल है, ऐसी स्थिति में अब अनलॉक की प्रक्रिया को तेजी के साथ खोला जा रहा है। क्या यह ठीक है कि हम तीसरी लहर के लिए कोई दावत नहीं दे रहे हैं, जिस तरीके की गलती हमने दूसरी लहर के लिए की? दोनों चीजों पर देखिए, जब पहली बार जब लॉकडाउन लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने एक अपनी भाषण दी थी जिसमें लॉकडाउन के महत्व को बताया था। जब दूसरी बार जब लॉकडाउन लगा था तो उन्होंने कहा था जान भी और जहान भी। तो इसका मतलब ये हुआ था कि हम धीरे धीरे अब अपने पे कंट्रोल करेंगे और जो गलतियां हम करते थे, मास्क का परहेज नहीं करते, वो सब हम लगाएंगे। तो और अर्थव्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाना है, लोगों की जिंदगी और जीवन जीविका का भी ख्याल रखना है, तो उसके लिए अनलॉक की प्रक्रिया भी जरूरी है। लेकिन सावधानी रखते हुए देशवासियों से ये आग्रह किया जाएगा कि आप
मास्क लगाएं और जो दूरी है उसको मेंटेन करते हुए ही अनलॉक की प्रक्रिया में चलें, और तभी जाकर अर्थव्यवस्था भी होगा, हमारी जीविका भी चलेगी जी। लेकिन मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो राकेश जी ने जो बातें कही कि प्रधानमंत्री जी ने 3 महीने तक मीटिंग करते रह गए, तो मैं आपको एक चीज के लिए विश्वास दिला दूं कि कभी भी केंद्र सरकार राज्यों के साथ बड़े भाई की भूमिका में रहता है। तो बड़े भाई का जो कर्तव्य था उसका निर्वहन हमने किया था, जो 3 महीना हमने मीटिंग की थी। रैलियां करके कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने रैलियां करके कांग्रेस ने रैलियों का जिक्र किया राकेश जी ने, रैलियां करके आपने मीटिंग की, आपने कोरोना फैलाने का काम किया, सीधे तौर पर जिम्मेदार वो प्रधानमंत्री मोदी को बता रहे हैं। राकेश जी मैं आ रहा हूँ। और देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर कोई बच्चा जब फेल करता है एग्जाम में, तो वो जो सफल होता है उसके ऊपर सारा टुकड़ा फोड़ देता है कि टीचर ने उसको सबसे ज्यादा मदद की थी, इसलिए टीचर ने उसको क्वेश्चन बता दिया, इसलिए वो पास कर गया, मैं फेल कर गया। लेकिन वो ये नहीं कभी जानते कि मैं फेल क्यों किया। और कांग्रेस ने एक बात ये भी कहा, फेल तो प्रधानमंत्री हुए हैं, फेल तो नरेंद्र मोदी हुए, अमित शाह फेल हुए, वो घर बैठ गए। सरकार के साथ संवेदना के साथ खड़ी नहीं रही, उन्होंने बस मजे लेने का काम किया। और जो रैलियां हुई वो चुनाव आयोग की मैं आप दोनों के बीच में रोक रहे हैं, एक और छोटी सी ब्रेक के लिए हम रोक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश सिंह यादव जी हमारे साथ बने हैं, राहुल आनंद जी हमारे साथ बने हैं। मुद्दा वही कि जिस तरीके से आंकड़ों को लेकर सवाल उठ रहे हैं उसी को लेकर वाद विवाद हो रहा है। राकेश जी ने अपनी बात कही, लेकिन राहुल जी वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी फेल हुए हैं, देश की सरकार फेल हुई है, कोई कांग्रेस या कोई बीजेपी या कोई दूसरा दल फेल नहीं हुआ है। राहुल आनंद जी, अगर फेल हुए हैं, मोदी जी अगर फेल हुए, तो जिस प्रकार से दिल्ली को मोदी जी ने बचाया था, दिल्ली को जब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी थी, तो वहां पे मोदी जी की परीक्षा थी और मोदी जी ने उस परीक्षा में सफलता हासिल। जब केजरीवाल जी ने जाकर सरेंडर कर दिया, तब मोदी जी ने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। इसलिए मैं ये कहूंगा कि सरकार कहीं फेल नहीं हुई है। नहीं राहुल जी, मेरी एक आपत्ति है इस बात, नहीं इस बात पर मेरी आपत्ति है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली को जाकर बचाया, अच्छी बात है, उस जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन जो लोगों की जान गई उसके लिए भी क्यों नहीं बोलते कि हमने उनको मारा, हमारी वजह से वो लोग मरे, उनके लिए आप क्यों नहीं कहते? तेल की कीमतों को लेकर बीते रोज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया, बड़ा दुखद। कह रहे हैं कि हमने मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ाई भी जा रही हैं, तो लोगों के घरों में डकैती करेंगे सर, मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं तो। देखिए मैं आपकी बात से जरूर सहमत हूँ। महंगाई जरूर बढ़ी है तेलों को लेकर, लेकिन सरकार के ऊपर अत्यधिक दबाव भी बढ़ी है, क्योंकि हमने सारे देशवासियों को वैक्सीनेट करने का सबसे पहले काम किया है। तो जो मांगे घट गई और जो उत्पादन में घट गई, उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई, लेकिन जल्दी ही सरकार इसको कंट्रोल कर लेगी और कंट्रोल कर नहीं, लेकिन ऐसे बयान तो शोभा नहीं देते ना सर, ऐसे बयान तो शोभा नहीं देते कि देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली को बचा लिया,
हम वैक्सीन हम मुफ्त में दे रहे हैं इसलिए हम पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं। इस तरह की चीजें थोड़ा लोगों में गलत संदेश जाता है। राहुल जी मैं आऊंगा आपके पास, राकेश जी का मैं रुख करना चाहूंगा। राकेश जी, अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं, मैं एक बात समझने की कोशिश करना चाह रहा हूं, दूसरी लहर में जो गलतियां हमने की, क्या तीसरी लहर के लिए भी हम वही कर रहे हैं? अनलॉक की प्रक्रिया हो रही है, बीते रोज हमने देखा कि लोग बाजारों में कितनी भारी तादाद में निकल रहे हैं। देखिए, तीसरी लहर लाने के लिए भी जिम्मेदार मोदी सरकार और अन्य सरकारें रहेंगी जी, क्योंकि आपने अभी तक कोई भी रोड में कोरोना रोकने का जनता को नहीं बताया। आप सिंपल बोलते रहते हैं मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सब ठीक है। आप कोरोना को डिटेक्ट कैसे करेंगे? किस तरीके से आप जांचें करेंगे? किस तरीके से आप जांचें बढ़ाएंगे? कैसे लोगों को इलाज मिलेगा? बेड बढ़ाएंगे, दवाइयां कैसे बढ़ाएंगे? कोई योजना नहीं है। तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित होने की संभावना है। कितने बेड आपने बच्चों को तैयार करे हैं? कितने वेंटिलेटर बच्चों के आपके पास हैं? कितने आपके पास फ्लोमीटर बच्चों के हैं? आप अगर देखेंगे अस्पतालों में तो गिनती के हैं। किसी के पास 2 वेंटिलेटर है बच्चों के, किसी के पास 1 है। ऐसे में आप कैसे निपटेंगे? फिर आप सिर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, लाशों के टोकन ले लो बच्चों के। ना दवाइयों की व्यवस्था है बच्चों की, ना इंजेक्शन की व्यवस्था है, आज भी नहीं है। और प्रधानमंत्री बताए क्या व्यवस्था है? इंसान सहम जाता है ऐसी बातें सोच कर की। हमने युवाओं पर देखा, बुजुर्गों पर देखा, अपने बच्चों पर हम सोचेंगे तो सहम जाता है व्यक्ति। ये नरेंद्र मोदी जी के कारण देखेंगे। अगर इनके पास योजना होती तो जनता को इन्होंने बताया होता। नहीं, कभी सिर्फ एक गाना गाते, कभी ऐसा कोई सोच भी ना सके। देखने की तो बात दूर, भगवान करे कभी ऐसी स्थिति ना बने देश में। मैं भी नहीं चाहूंगा, लेकिन जो सरकार है उसके जो काम है उससे वो स्थिति बनना है। अगर हम समझदारी की बात करें और सरकार से हर बार हम पूछते हैं कि आपका रोड मैप बताइए, ठीक है, आप बच्चों को कैसे बचाएंगे? कोई योजना नहीं। अभी ये बता दें प्रवक्ता महोदय, मध्य प्रदेश में कितने बच्चों के बेड हैं? बच्चों का वेंटिलेटर अलग लगता है। कितने वेंटिलेटर है हॉस्पिटल के पास? नहीं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आंकड़े राहुल जी, बहुत गंभीर बात उन्होंने कही सर, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हमने युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ देख लिया, बच्चों के साथ। देखिए मोदी, मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा जिसपे आपने आपत्ति दर्ज की थी जी। मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता के बात पे मैंने एक एग्जांपल दिया था दिल्ली को लेकर, और कि उसको कैसे कंट्रोल किया गया। मैंने बस एक एग्जांपल दिया था कि हम अपने कर्तव्य को लेकर और अपने देशवासियों के एक एक व्यक्ति की जान को लेकर प्रतिबंधित हैं। नहीं राहुल जी, देखिए दुख इस बात का होता है कि आप कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को बचा लिया, प्रधानमंत्री ने दिल्ली को बचा लिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को बचा लिया, केंद्र सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की, वो राजनीति करती रही, वो गाली दे रहे हैं। लेकिन मैं उन सब चीजों में फिलहाल नहीं जाना चाह रहा। मैं सर अंतिम पड़ाव में मैं हूं और अनलॉक की प्रक्रिया तमाम राज्यों के अंदर हो रही है, उसको लेकर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। तीसरी लहर को लेकर तैयारियां आपकी कैसी हैं सर? देखिए, तीसरी लहर को लेकर सरकार ने हर जगह अपनी तैयारियां पूरी कर ली और कमर भी कस ली है, धीरे धीरे कमर कस ली है। बच्चों पे ट्रायल चल रहा है, बिहार में चल रहा है, अन्य राज्यों में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, बच्चों के ऊपर ट्रायल चल रहा है वैक्सीन को लेकर। और जो कांग्रेस के जो बड़े भाई हैं वो केवल डराने वाली बातें ज्यादा बोलते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं बताते हैं कि आपकी सरकार जिस राज्यों में है वहां आपकी क्या तैयारी है। सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य की। आप अगर बड़ा करें का अधिकार है और जो स्वास्थ्य है वो राज्य सरकार के अधीन आता है। ये चीज भी आपके पास तैयार, सच्चाई है, वेंटिलेटर तैयार। आप बात कर रहे हैं कि आप तैयारी करने क्या तैयारी करते हैं? आप हो कुछ नहीं रहा है, आप तैयारी करिए, आप बिल्डिंग बनाने के लिए इलाज हो जाता है। केंद्र सरकार ने आपके पास कोई तैयारी नहीं, सारे मामलों का निष्कर्ष किया है, निकाला है, इसके ऊपर आप कभी चर्चा नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने की, बच्चों के वेंटिलेटर्स, बच्चों के लिए बेड, बच्चों के लिए अस्पताल कितने तैयार हो रहे हैं, कितने तैयार हो रहे हैं सर? देखिए, इसके लिए सरकार ने अपने इंतजाम शुरू कर दिए। जल्द ही आपके पास वो आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे। कुछ एक्सपर्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाले हैं। तो ये भी बातों पर रिसर्च चल रहा है और वो सारे लेने के बाद इसका निष्कर्ष निकलेगा। तब ये तो पॉलिटिकल भाषण करेगी कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया है। ये जवाब नहीं है, पॉलिटिकल भाषण है। राकेश जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा। वो दावा कर रहे हैं कि सारी चीजें हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, धीरे धीरे आंकड़े भी सामने आएंगे, सरकार सचेत है, सरकार तीसरी लहर को लेकर कदम उठा रही है, बच्चों की तैयारी कर रही है। अगर ऐसे बच्चों के ऊपर असर होगा भी तो आपको हकीकत बताता हूं जी।
केंद्र सरकार ने अभी तक कोई ऑर्डर ही नहीं दिया है वेंटिलेटर बनाने का, बच्चों के वेंटिलेटर। हाँ, ये भी विदेश से आएंगे, हिंदुस्तान में नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? बड़ा वेंटिलेटर तो लगा नहीं सकते बच्चे को। बच्चे एक साथ अगर आ गए 500 तो 2 बचेंगे, 491 मरेंगे। ये हालत है पूरे देश की और ये सच है, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा मैं। कांग्रेस के ब्याह पे नहीं, एक इंसान के ब्याह पे बोल रहा हूँ। क्या आप बच्चों को नहीं बचा पाएंगे क्योंकि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं? आज भी आप वैक्सीन का रोना रो रहे हैं। वैक्सीन तो उपलब्ध ही नहीं है। लेकिन जो सच है वो तो सुनना पड़ेगा। अगर आपको कड़वा भी सुनना पड़े तो आप सच तो सुनिए ना। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वेंटिलेटर नहीं है बच्चों के, क्या करेंगे आप? इंदौर की बात कर ली है, कितने वेंटिलेटर हैं? अभी आप ढूंढने जाएंगे तो 15-20 भी नहीं मिलेंगे बच्चों के हॉस्पिटल में। और संख्या क्या है इंदौर की? यूपी की संख्या क्या है, जनसंख्या? दिल्ली की क्या है? तो आपको ये 2 महीने जो तैयारी के मिले थे, आपने योजना बनाने, बातें करने में कर दिया। अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है आपका। बच्चों को जो दवाइयां देना है उसकी तैयारियां नहीं है। क्या उसमें गाइडलाइन होगी? वो गाइडलाइन नहीं है। बच्चों में कोरोना कैसे आप सुरक्षा करेंगे, वो गाइडलाइन नहीं है। ठीक है, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो सामान्य बात है। बिल्कुल, ये तो रोज बोलने से क्या होगा? नहीं, वो जरूरी भी है। अभी भी लोग इस तरीके की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो पालन नहीं कर रहे हैं। मैं राहुल आनंद जी रुख आप ही का करना चाहूंगा, आप जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात राकेश जी ने कही कि अभी बच्चों के लिए वेंटिलेटर्स का ऑर्डर ही नहीं दिया गया है। देखिए, राकेश जी को बहुत सारी बातें नहीं पता है और सरकार लगातार, चाहे एम्स के भी डायरेक्टर हैं, वो भी इस बात पे चर्चा बना रखे हैं कि बच्चों के ऊपर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले हैं। ये एक रिसर्च चल रहा है और जो म्यूटेंट की बात चल रही है उसकी स्टडी भी चल रही है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता से मेरा एक आग्रह जरूर होगा कि आप जब भी न्यूज चैनल पर बैठे तो डरावनी बातें ना करें, आप सकारात्मक बातें करें, जिसके वजह से ये पता चले कि आप क्या पिछले 2 महीने में सकारात्मक ही करा है नरेंद्र मोदी जी ने। आप नहीं करते, घर में लगकर बोलने में लगे हैं, ये सकारात्मक है। इसको लेकर और वो तैयार है मोर्चे पे। लेकिन इसको एक चीज के लिए और विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो बातें हैं क्या दूर हटिए। ये सकारात्मक था। नहीं, बात ठीक है राहुल गांधी जी, आप अपनी बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जिस परिवार के 8 लोग चले गए सर कोरोना की वजह से, उस परिवार के सामने आप जाकर क्या कहेंगे? वो सकारात्मक रहिए, सकारात्मक रहिए। मैं आप दोनों को सर बीच में रोक रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक लें और रुक रहे हैं, उसके बाद अंतिम पड़ाव का रुख करेंगे, जल्द हाजिर होते। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। राहुल आनंद जी और राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा, अपनी बात पूरी करें। अंतिम कमेंट पे मैं आपका रुख कर रहा हूं कि देश की जनता को, उन परिजनों को आप कैसे आश्वस्त कराएंगे कि तीसरी लहर के लिए सरकार तैयारी कर रही है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, उस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिलेंगी जिस तरह की दूसरी लहर में देखी थी? देखिए मोहित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को बस यही एक संदेश देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपनों को खोया है उसकी कमी को तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने जो मूलभूत सुविधाएं देने का जो संकल्प लिया है वो जरूर करेगी और उसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। और जो तीसरी लहर जो आने वाली है उसको लेकर मद्देनजर
वैक्सीनेशन पे जोर दिया गया, बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। दिसंबर तक तय आंकड़ों को अचीव कर लेने की भी बात कही जा रही है। आप लोगों को धैर्य रखना है और विश्वास रखना है, और जो कोरोना का जो मानक है उसका पालन करना है, तभी आप स्वयं बचेंगे और दूसरों को बचाएंगे। और पहले वाली स्थिति इस बार बिल्कुल भी नहीं होगी, इसके लिए मैं आपको पुनः भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, राकेश सिंह यादव जी, रुख में आपका करना चाहूंगा आखिरी कमेंट के रूप में। सरकार जो कदम उठा रही है ठीक है, लेकिन क्या विपक्ष भी सहयोग करेगा ताकि तीसरी लहर देश में न आए? देखिए, विपक्ष तो हमेशा सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कभी विपक्ष से बात कहाँ करते हैं, कभी सर्वदलीय मीटिंग कहाँ बुलाते हैं, कभी चर्चा कहाँ करते हैं? वो तो एक तरफा काम करते हैं। और आज देश के साथ विश्वासघात हुआ है। अब देश कैसे विश्वास करेगा ऐसे प्रधानमंत्री पे जिन्होंने लाशों के ढेर लगवा दिए दूसरी लहर में? तो संभव नहीं है अब देश का विश्वास करना। अब अगर आप और जनता और मीडिया जो सच देख चुकी है, उसके बाद अब तीसरी लहर में बच्चों के लिए क्या तैयारी है, इस सवाल का जवाब ही नहीं है भाजपा के पास। लेकिन तो सुझाव क्या देंगे आप सरकार को? अंतिम कमेंट सर, सुझाव देखिए, बहुत सीधा सुझाव है। सरकार अहंकार से बाहर आए, सारे विपक्षी दलों को बुलाए, एक रणनीति बनाए, एक योजना बनाए। अगर राहुल गांधी जी कोई अच्छा सुझाव देते हैं तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है जी। आप सुझाव मानिए, करिए ना, आप प्रधानमंत्री आप हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। हमारी कोशिश थी कि आंकड़ों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसको समझा जा सके, उसको लेकर चर्चा कर सके, लेकिन तीसरी लहर को लेकर भी सरकार को अब चिंता दिखानी होगी, तैयारी करनी होगी। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's, 3 T's, ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।